हाँ, लास्ट क्लास में हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। तो मैटर का जो इंटर कन्वर्जन है, सबसे पहले हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड लिया। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमने मेल्टिंग क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, इन सब के बारे में हमने जाना। फिर हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस पढ़ा, तो वहाँ पे हमने बॉइलिंग और वेपराइजेशन के बारे में पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन पढ़ा, लिक्विफिकेशन पॉइंट पढ़ा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब लास्ट एक जो इंटर कन्वर्जन है कि अगर मान लो हम सॉलिड को, अगर हम कोई सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करें तो उस केस में हमारा इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे अभी हम। एक मिनट। नेक्स्ट लेते हैं अपन इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स एंड गैस। वन सेकेंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। चलो सीधा ऐसे ही लेते हैं। इंटर कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन ये थर्ड टाइप का कन्वर्जन है। इससे पहले हमने दो कन्वर्जन पढ़े, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का गैस में, और गैस का वापस लिक्विड में। ये थर्ड कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड गैस, यानी कि सॉलिड का गैस में या फिर गैस का वापस सॉलिड में। तो इस तरह का जो इंटर कन्वर्जन है, इसमें जो डेफिनेशंस है जो मेन मेन हमें ध्यान में रखनी है, इस तरह के कन्वर्जन को सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है। जैसे सॉलिड से सीधा गैस में, है ना। अभी जैसे अपन क्या पढ़ रहे थे पहले, कोई सॉलिड होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से फिर किस में जाता है, गैस में जाता है ना। तो अभी तरह के इंटर कन्वर्जन कुछ ऐसे थे, सॉलिड को गर्म किया फिर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड को फिर और गर्म किया तो वो जाके कहीं गैस में कन्वर्ट हुआ, या फिर गैस को ठंडा किया लिक्विड में, या लिक्विड से फिर वापस सॉलिड में गया। लेकिन मान लो बीच का जो ये स्टेट है, बीच का जो ये रास्ता है, ये रास्ता काम में ही ना लिया जाए, बीच के इस रास्ते को हम पूरी तरह से उड़ा ही दें, है ना। जो सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज होने वाला जो प्रक्रिया है, इसे हम मान लो पूरी तरह से गायब भी कर दें, कि भाई सॉलिड से पहले लिक्विड में जा रहे थे और इसे हम पूरी तरह से गायब भी कर दें। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, इसको अपन सब्लिमेशन बोलते हैं। ये देखो आपके स्क्रीन पे डेफिनेशन आपको दिखाई देगी। तो द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, है ना। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, गैस स्टेट में सीधा चेंज हो जाता है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी कि बीच की जो लिक्विड स्टेट है, इस बार वो हमने उसको यूज़ नहीं किया, उसके थ्रू हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद में गैस में नहीं गए, हम सॉलिड से सीधा कैसे चले गए, गैसियस स्टेट में चले गए, डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट। और या फिर जो गैसियस स्टेट है उससे हम कैसे आ गए, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में आ गए कूल करने पर। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉलिड है, ये मान लो सॉलिड है, तो इस सॉलिड को डायरेक्टली हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्टली वी कन्वर्टेड दिस इनटू गैस, है ना। बीच में लिक्विड को आने ही नहीं दिया, या फिर गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको अपन बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया है इसको बोलता जाता है सब्लिमेशन। एक मिनट, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आई बात समझ में? ये होता है सब्लिमेशन।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर जो गैस है वो डायरेक्टली आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल्स हैं कुछ हमारे यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है। चलो कैम्फर वाला जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा ज़्यादा हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलेगा, बाकी जो रिएक्शंस हैं उनको मैं एक एक करके बताता हूँ। वैसे कैम्फर जो होता है, कैम्फर क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं जो कपूर की गोलियाँ होती है ना, कपूर की गोलियाँ। जो कपूर की गोलियाँ होती है ना हमारे घर में, जैसे पूजा पाठ करते हैं तो आपने देखा होगी कि ऐसे छोटी सी एक वाइट टिकिया लेके आते हैं, बड़ी ही तीखी स्मेल आती है, ऐसे छोटी सी टिकिया होती है कपूर की। इसको अपन क्या करते हैं, दीपक में वगैरह रख के आग लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आग लगाते ही ये कपूर की गोली से सीधे ही धुएं निकलने लगते हैं, है ना। जैसे ही फायर लगती है, इसमें आग लगती है तो सीधे ही धुआं आ जाता है ना। ऐसा नहीं है कि ये कपूर की गोली पहले थोड़ा लिक्विफाई होएगी, लिक्विफाई होने के बाद में गैस स्टेट में जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता वहाँ पे। वहाँ पे सीधा के सीधा ये जो कपूर की टिकिया है, कैम्फर जो होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैसा प्रक्रिया, एक सब्लिमेशन का प्रक्रिया है। नेफ्थलीन हो गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो समझना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। जो कार्बन ऑक्साइड जो होता है CO2 वैसे क्या होता है, गैस स्टेट में होता है, लेकिन इसको रैपिड कूलिंग जब करते हैं, यानी कि अचानक जब ठंडा इसको करते हैं, रैपिड कूलिंग, अचानक जब कार्बन डाइऑक्साइड को गैस अवस्था में बहुत ही अचानक ठंडा अगर किया, तो ये क्या होता है, ये CO2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं सॉलिड CO2, इसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाई ऑक्साइड बोला जाता है इसे। और इसे एक और नाम देते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, ड्राई आइस, सूखी बर्फ भी कहते हैं सॉलिड CO2 को। ठीक है, तो सॉलिड जो CO2 गैस स्टेट में था, उसको अचानक अपन ने जब रैपिड कूल किया, अचानक हमने तेजी से के साथ ठंडा किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या नाम देंगे, सब्लिमेशन नाम देते हैं। आई बात समझ में, सब्लिमेशन क्लियर है। सीधा सॉलिड से गैस में पहुंच गए, या फिर गैस से सीधा क्या कर दिया हमने, सॉलिड में इंटर कन्वर्जन कर दिया, बीच में जो लिक्विड स्टेट है उसमें चेंज किए बिना, है ना। तो द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग without changing into liquid state, or the gaseous state directly into solid state on cooling is known as sublimation। ठीक है, अब सब्लिमेशन में भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे पहली डेफिनेशन है हमारी, एक सबली, नेक्स्ट अपन को एक पढ़ना है सबलाइम किसको बोलते हैं। एक तो होता है सबलाइम और एक होता है सब्लिमेट। तो दो डेफिनेशन हमें साथ में ध्यान में रखनी है, एक तो है सबलाइम और एक है सब्लिमेट। तो इन दोनों डेफिनेशंस को समझते हैं, मैं नोट्स यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्या होते हैं, सबलाइम एंड सब्लिमेट, इनको ध्यान से समझना, इनकी डेफिनेशंस। सब्लिमेशन की प्रोसेस में अगर मान लो कोई a gaseous form directly formed from solid on heating is known as sublime। जैसे अगर सॉलिड से जो गैस में अभी डायरेक्टली हमें कन्वर्ट हुआ है सब्लिमेशन की प्रोसेस के थ्रू, तो इसको तो बोलते हैं अपन सबलाइम, इसको बोलेंगे सबलाइम। ये जो गैस बना है इसको क्या बोलेंगे, सबलाइम बोलेंगे, जो सॉलिड से डायरेक्टली हमें गैस के फॉर्म में मिला है। और सब्लिमेट क्या होगा, इज सॉलिड स्टेट डायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेट। और गैस से जब डायरेक्टली सॉलिड मिला है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सब्लीमेट बोलते हैं, सब्लीमेट। तो सब्लीमेट एंड सबलाइम, ये दोनों डेफिनेशंस भी आपको ध्यान में रखनी है सब्लिमेशन के प्रोसेस में। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है कि कोई सॉलिड जो है डायरेक्टली अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और विदाउट चेंजिंग और विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, तो ऐसी प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। और सब्लिमेशन में एग्जाम्पल है जैसे कपूर की गोलियां हैं, तो कपूर की गोलियों को, कैम्फर को अगर हम हीट करते हैं, आग लगाते हैं, फायर लगाते हैं उसमें, तो पहले तो सॉलिड स्टेट में होता है, पर वो डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। आप पूजा पाठ में जब कपूर यूज़ होता है आपके घरों में,
तो आपने देखा होगा। तो दोबारा जब भी कभी आपके घर में पूजा हो और कपूर की गोली आए, तो आपको जय श्री राम या फिर जय जय भोलेनाथ के बोलने के साथ साथ आपको कपूर की गोली में, जो कपूर की गोली सॉलिड से गैस स्टेट में जाती है, आपको उसको भी ऑब्जर्व करना है। और आपको एक भगवान के भक्त की तरह पूजा में बैठने के साथ साथ आपको साइंस के भक्त की तरह भी पूजा में बैठना है, ताकि आप साइंस की भी भक्ति करें। आपको साइंस से भी आपका कनेक्शन होना चाहिए। तो कपूर की गोलियों वाला हो गया पहला एग्जाम्पल। तो और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो गया, जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो गैस स्टेट में होती है। एज वी नो, हम जब सांस लेते हैं अंदर तो ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो CO2 निकालते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं? वो भी नहीं, वो उल्टी प्रक्रिया करते हैं। वो CO2 तो अंदर लेते हैं और O2 निकालते हैं। तो जैसे CO2 क्या होती है, गैस स्टेट में होती है, लेकिन अचानक इसको रैपिडली कूल किया जाए, अचानक इसको अगर ठंडा किया जाए, तो हमें एक ड्राई आइस मिलती है। ड्राई आइस इसको बोलते हैं, सॉलिड CO2 को। और ये ड्राई आइस जो होती है, आपने अगर मान लो कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह को अचानक खोला होगा, तो आपको ये कोल्ड ड्रिंक जब खोलते हैं तो आपको पता होगा कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस को कंप्रेस करके उसमें भरा जाता है। तो वो CO2 गैस अचानक जो है वो इस एक्सपैंड करती है, तो वहाँ पे वो अचानक ठंडी भी होती है। और ठंडा होने पर वहाँ पे आपको जो ढक्कन के आसपास वाला जो मुहाना है, वहाँ पे आपको एक थोड़ी देर के लिए एक एक सॉलिड फॉर्म में CO2 दिखाई देगी। तो वही सॉलिड CO2 होती है, ड्राई आइस होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें दो डेफिनेशंस हैं, एक तो है सबलाइम और एक है सब्लिमेट। सबलाइम कौन है, सॉलिड से जो गैस स्टेट में गया, तो उस गैस स्टेट को हमने क्या बोला, सबलाइम बोला। और जो गैस स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट में कोई जाता है मान लो, तो सॉलिड स्टेट को उसको क्या बोलते हैं, हम सब्लिमेट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये जो इंटर कन्वर्जन है सॉलिड का गैस में और गैस का सॉलिड में, ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बताओ। सर ये जो प्रोसेस है डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने वाली, हम्म इसको सब्लिमेशन बोलेंगे। तो सर सब्लाइम और सब्लिमेट कब बोलेंगे सर? देखो, ये जो सॉलिड स्टेट है ना, जो अपन को अभी मिला है, सब्लिमेशन के बाद में अगर जो गैस स्टेट मिलती है ना, उसको तो सब्लाइम बोलते हैं। और सब्लिमेशन के बाद में गैस से जो सॉलिड स्टेट मिली, उस सॉलिड स्टेट को सब्लिमेट बोल रहे हैं। वो जो सब्सटेंस हुआ ना, जैसे कपूर है अभी तेरा, कपूर से तेरे को, या फिर ये कपूर से तेरे को कपूर गैस मिला मान लो, उसको जब गर्म किया तो जो धुआं है ना, धुआं, उसको बोलेगा सबलाइम। उस धुएं को सबलाइम बोलेगा तू। सब्लिमेशन के बाद में जो धुआं मिला वो सबलाइम है। और जो CO2 गैस स्टेट में थी, उसको तूने रैपिडली जब कूल किया, तो जो ड्राई आइस मिली उसको क्या बोलेगा, सब्लिमेट बोलेगा। क्योंकि सब्लिमेशन के बाद में आपको क्या मिला है, सब्लिमेट मिला है। तो सब्लिमेट और सबलाइम क्या है, ये सब्लिमेशन की प्रक्रिया के बाद में मिलने वाले जो मैटर की स्टेट्स है, उनको अपन ने नाम दिया। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैं जो भी हमने सीखा उसे मैं एक एक कंसोलिडेटेड डायग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। मान लो तीन हम ले लेते हैं यहाँ पे स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन स्टेट्स को हमने इंटर कन्वर्जन किया, काफ़ी सारी डेफिनेशंस आई। इनको यहीं पे हम ले लेते हैं। ये हो गया मान लो आपका सॉलिड, ये है मान लो सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये है मान लो आपका गैस। अब देखो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया या फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया, ये दोनों प्रक्रियाएं होती है। या तो हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, या फिर लिक्विड से सॉलिड में जा सकते हैं। लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, या फिर गैस से लिक्विड में जा सकते हैं। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा सकते हैं, या फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जा सकते हैं। तो ये तीन प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले सॉलिड से गैस, जो अभी लेटेस्ट करंट पड़ा, तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बोला जाता है इसमें, है ना। जो सॉलिड से गैस जाने वाली प्रक्रिया है, ये हो गया सब्लिमेशन। और जो सॉलिड से लिक्विड में जाने वाला जो प्रक्रिया है, सॉलिड से लिक्विड में जाने वाला प्रक्रिया है मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में जाने वाला प्रक्रिया है मेल्टिंग।
और लिक्विड से वापस सॉलिड में जाने वाला प्रक्रिया है फ्रीजिंग। ठीक है, यह है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है? लिक्विड से जब सॉलिड में जाते हैं तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। और लिक्विड से जब गैस जाते हैं, लिक्विड से जब गैस की ओर जाते हैं तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग। लिक्विड से गैस जाएंगे तो क्या बोलेंगे? इसको बॉइलिंग बोलेंगे, या फिर इसका एक और नाम है बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। ठीक है। और जब गैस से वापस लिक्विड में जाते हैं तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं, गैस से लिक्विड में जाते हैं तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ठीक है, ये आप एक इस पूरे चार्ट के थ्रू ध्यान में रख सकते हो। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है। ठीक है, तो ये चार्ट हो गया हमारा। हमने इंटर कन्वर्जन पढ़ा सॉलिड से लिक्विड का, लिक्विड से सॉलिड का, लिक्विड से गैस का, गैस से लिक्विड का, और सॉलिड से गैस का, और गैस से सॉलिड का। तो ये चार्ट आप ध्यान में रखना। ये जो भी पढ़ा हमने वो पूरा का पूरा इस चार्ट में मैंने आपको एक तरह से समझा दिया है। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट अपन लेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया, और ये आइडिया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इस आइडिया को आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसे लेते हैं अपन, नेक्स्ट लेते हैं ई वेपोराइजेशन। तो ई वेपोराइजेशन क्या होता है इसे समझते हैं। व्हाट इज ई वेपोराइजेशन? इसको ध्यान से समझना। ई वेपोराइजेशन क्या है? सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूं ई वेपोराइजेशन की, तो ई वेपोराइजेशन क्या है? लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो गैस स्टेट में चले जाते हैं, इस प्रक्रिया को अपन ई वेपोराइजेशन बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट एनी टेम्परेचर। देखो यहाँ पे जो सेकंड लाइन है, पहला तो लाइन हो गया द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर। ये ई वेपोराइजेशन को आप ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने की पूरी संभावना है। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर, है ना, लिक्विड को कोई वेपर में चेंज करना। पहले मैं एक लिक्विड ले ही लेता हूँ आपके सामने। ये मान लो हमारा कोई ग्लास है, उस ग्लास में ये लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, और ये हमारा कोई ग्लास है। ठीक है, ये हमारा कोई ग्लास था पानी का, उस पानी के ग्लास में लिक्विड भरा हुआ है। अब ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, ये लिक्विड के पार्टिकल ये यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, और इसे अपन क्या बोलते हैं? वेपर बोलते हैं। ये क्या होता है? वेपर होता है। इसे बोला जाता है वेपर। ये कहलाती है वेपर। और ये हो गया लिक्विड। तो लिक्विड के पार्टिकल्स जब वेपर फेज में चले जाते हैं, अब देखो इसमें एक ये जो वाला जो पॉइंट है ना, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको समझना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बिलो बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है, जैसे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा का पूरा उबल जाता है, उबल जाता है ना, सारा का सारा पानी अपनी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चला जाता है। तो बॉइलिंग और वेपोराइजेशन जो है, ई वेपोराइजेशन, इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, वाटर का अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करूं तो पानी पूरा का पूरा आपके जैसे पतीला है, आपने गैस पे चढ़ा रखा है गर्म करने के लिए, गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर आया तो सारा का सारा पानी आपका उड़ चुका होगा, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, लेकिन वेपोराइजेशन क्या होता है इसको ध्यान से समझना। आप एक काम करना, काम तो क्या आप घर पे काम करते ही होंगे, तो आपको जब मम्मी ने कोई काम करने के लिए बोला, और बोला कि जाओ ऊपर जो टंकी है उस टंकी का ढक्कन खोलो, और ढक्कन खोल के ये देखो कि आपकी जो कुंडी है उस कुंडी में पानी है या नहीं है। जो टंकी होती है ना, कभी कभी बनी हुई होती है ना, छत पे टंकी होती है, या फिर जो घर में नीचे भी कुंडी होती है। तो आपको थोड़ा बहुत काम करने के लिए बोल दिया, वैसे तो आप बड़े नखरालू हो, काम वाम करते नहीं हो, पर फिर भी मम्मी ने बड़ा कह को आके जा काम करके आ बेटा, ये देख क्या कुंडी में पानी है या नहीं। अभी तो आपको पता भी है पानी की बड़ी किल्लत चल रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, नहरबंदी हो रही है। तो आप जब जाते हो कुंडी का ढक खोलते हो तो आप क्या देखते हो? आपने देखा होगा कि जब ढक खोलते हो तो ढक के नीचे एक पानी की लेयर जमी हुई होती है।
जो स्टील का ढक होता है उस ढक के नीचे थोड़े 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 पानी के ऐसे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, होते या नहीं होते, किसी ने नहीं देखा है तो आज जाके देख लेना, होते हैं, आप देखना। जब भी आप ढक्कन खोलोगे तो आपको पानी की ड्रॉपलेट जो है वो कुंडी का जो ढक्कन है उस ढक्कन के नीचे वाले हिस्से पे दिखाई देगी। अब ये पानी की ड्रॉपलेट्स आई कहाँ से? अब ये पानी की ड्रॉपलेट्स आई कहाँ से? ये क्या कुंडी में से, जो कुंडी में पानी था, हमारा जो पानी था नीचे, उस पानी से क्या उड़ के इस ढक्कन के पास आ गई? जो कुंडी में पानी था क्या उससे वो उड़ के ढक्कन के पास आ गई? अब उड़ के ढक्कन के पास कैसे आ सकती है? क्या उस पानी का टेम्परेचर जो हमारी कुंडी के अंदर है, क्या उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है क्या? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं है, उबला हुआ थोड़ा ना पानी कुंडी का। तो पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 20 डिग्री होगा, 25 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। इससे ज़्यादा तो नहीं है, 35 डिग्री हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इतने, इससे इस टेम्परेचर पे भी हम क्या देखते हैं, पानी में से पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उड़ उड़ के कहाँ आती है, हमारे एटमॉस्फेयर में आती रहती है ना। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। ठीक है, द वाटर ड्रॉपलेट्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम वाटर एट बिलो बॉइलिंग पॉइंट, है ना। यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड अपने कुंडी के पानी का तो नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं। फिर भी अपन को क्या मिल रहा है, पानी की ड्रॉपलेट अपन को मिल रही है। आप ये सेम चीज़ क्या कर सकते हो, जो पानी की बोतल होती है और पानी की बोतल को खोल के देखना, आप ढक्कन के नीचे भी देखोगे कि वहाँ पे पानी की ड्रॉपलेट्स रखी हुई है। आप एक पानी की गिलास लो, पानी की गिलास पे कुछ देर तक ऐसे हाथ रखो, फिर हाथ में देखना आपके यहाँ पे पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाएगी। तो ये ड्रॉपलेट्स कैसे आ रही है? ये ड्रॉपलेट्स यहाँ से पानी से चल के इधर आ रही है। तो हमारा तो टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं। अभी हम बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर कहाँ पहुंचा, नहीं पहुंचा। फिर भी ये पानी की जो ड्रॉपलेट्स है यहाँ से उड़ उड़ के यहाँ पे आ रही है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, ई वेपोराइजेशन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती है उनको क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड ई वेपोराइजेशन। तो किसी भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना एट एनी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोराइजेशन। तो किसी भी जनरल छोटे से छोटे टेम्परेचर पे भी, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, उस सभी पे इवेपोराइजेशन होता रहता है। ये बात ध्यान में रखना। बॉइलिंग पॉइंट जब अचीव हो उसी टाइम पे ही लिक्विड पूरा का पूरा बाहर आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो डिफरेंस क्या है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। इवेपोराइजेशन जो है वो बॉइलिंग से डिफरेंट है। एज बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, बल्क मतलब बहुत सारा, यानी कि सारा का सारा पानी उड़ा देगा बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना एंड अकर्स एट ए बॉइलिंग पॉइंट, वेयर इवेपोराइजेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना मतलब जो सरफेस के पार्टिकल है ना, केवल उन्हीं पे ही इवेपोराइजेशन असर करता है। यानी कि सरफेस के पार्टिकल जो होते हैं पानी के, वो उड़ उड़ के बाहर की ओर आते हैं। लेकिन बॉइलिंग में पानी का हर पार्टिकल क्या करता है, बाहर आने को उतारू हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये डिफरेंस होता है कि बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना बट evaporization is a surface phenomena where molecules escape from the surface due to collision, and hence it can occur at any temperature. Molecule escape from surface due to collision, तो collision के कारण क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्केप होते हैं वाटर की सरफेस से। अच्छा, इसका देखो और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट ये जो ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की, ये कैसे एटमॉस्फेयर में आ सकती है वेपर के फॉर्म में। देखो, जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं, पानी की जो ड्रॉपलेट्स है, पानी के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की सभी की काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट नहीं होती। कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि चलने की जो स्पीड है, यानी कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, गैसियस पार्टिकल की होती है। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी कैसी होगी, गैस वाले जो पार्टिकल्स होंगे
उनकी एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। अब ऐसे पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी गैस वाले पार्टिकल के एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी, तो क्या वो लिक्विड स्टेट में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहाँ से उठ उठ के बाहर जाने लगेंगे, उड़ने लगेंगे, है ना। जैसे मान लो आप के आपका 4 दोस्तों का ग्रुप है, ठीक है। आज क्लास में आए हो 4 दोस्तों के ग्रुप में, और 3 दोस्तों की जेब खाली है और एक दोस्त की जेब भरी हुई है, यानी कि 100-200 रुपए हैं उसके पास। तो वो क्या होता है, उड़ने लगता है ना। उड़ने नहीं लगता क्या, भाव खाने लगता है ना। तुम तीनों से अलग अलग हटने लगता है कि नहीं, पैसे वाला बन गया हूँ मैं आज। तो यहाँ पे पानी की ड्रॉपलेट जिसके पास ज़्यादा स्पीड है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या करेगी, वो ऊपर उड़ने का प्रयास करेगी और वेपर फेज में आ जाएगी। तो ये होता है ई वेपोराइजेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ई वेपोराइजेशन का फंडा पूरी तरह से क्लियर है। ये बताइए समझ में आया या नहीं आया, बताओ। किसी को कोई डाउट है ई वेपोराइजेशन में तो पूछ सकते हो। क्लियर है। अब ई वेपोराइजेशन से आखिर होता क्या है। जैसे ई वेपोराइजेशन और कहाँ कहाँ देखते हो आप। आपने मटकी जो होती है, जैसे ये मटकी होती है, मटकी आजकल अभी हमने मटकियों में ठंडा पानी हम करते हैं, तो मटकी में आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये पोर्स होते हैं मटकी के अंदर। तो ये पोर्स क्या करते हैं, इन पोर्स से पानी की ड्रॉपलेट्स बाहर आती है। पानी की ड्रॉपलेट्स इस पोर से क्या होती है, बाहर आती है, और ये बाहर आके क्या करने लगती है, ई वेपोराइजेशन करने लगती है। यहाँ से ई वेपोराइज होती है, यानी कि बाहर जाती है। तो इससे क्या होती है, कूलिंग होती है। क्या होती है, कूलिंग होती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना कि ई वेपोराइजेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई वेपोराइजेशन, ई वेपोराइजेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। तो ई वेपोराइजेशन जब भी होता है वो कूलिंग होती है। अब जैसे गर्मी का टाइम है, मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, तो मेरे हाथ के ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स पसीने की आ गई। अब जब पंखा तेज किया तो ये पानी की ड्रॉपलेट्स क्या हुई, उड़ी। यहाँ से पानी की ड्रॉपलेट्स क्या होगी, उड़ना शुरू होगी। उड़ना शुरू होगी तो मेरे हाथ पे क्या मिलेगी, ठंडक मिलती है। तो ये भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ई वेपोराइजेशन का, कि हमारा जब पसीना सूखता है, जब हम पंखा चलाते हैं, तो उससे कूलिंग होती है। तो ई वेपोराइजेशन से हमेशा कूलिंग होती ही होती है, ये आप बात ध्यान में रखें। ई वेपोराइजेशन कॉजेज कूलिंग। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब देखो कूलिंग क्यों होती है। कूलिंग का कारण समझिए, बहुत ही मज़ेदार कारण है। जैसे ये हो गई पानी की ड्रॉपलेट, ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये पानी की बूंद है, ठीक है। ये पानी की बूंद है, ऐसे बना देता हूँ। ये पानी की मान लो बूंद है। ये तो क्या होगी, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में हो गई। अब अपन कहाँ चले गए, ये पानी की ड्रॉपलेट है, लिक्विड स्टेट में है। ये वाटर है लिक्विड स्टेट में। इसको ध्यान से समझना कि इवेपोराइजेशन से कूलिंग कैसे होती है। अब हमारा ये जो लिक्विड स्टेट में वाटर है, ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया ऐसे। ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में, ठीक है। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वाटर की ड्रॉपलेट्स के मुकाबले ज़्यादा होगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली, ये काइनेटिक एनर्जी इन्होंने कहाँ से ली, सराउंडिंग से ली। जैसे मेरे हाथ पे जब ये पानी की ये जो पसीना आया था, तो पसीने ने क्या किया, जो हाथ का जो टेम्परेचर था, हाथ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था, तो उस टेम्परेचर से क्या ले लिया उसने, उस एनर्जी को ले लिया। यहाँ पे पहले से हीट मौजूद थी, इस हीट को मेरे जो पसीने की बूंदे हैं उन्होंने मेरे जो सर्फ जो चमड़ी है उस पर जो हीट मौजूद थी उसको ले लिया। उसको लेने से क्या हुई, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो ये उड़ गई। अब पानी की जो बूंद है, बूंद का वेपर में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया में हीट कहाँ से लिया, मेरे हाथ की सरफेस से लिया। तो हाथ की सरफेस ने हीट दी, तो मेरी हाथ की सरफेस को क्या होगा, कूलिंग फील होगा या नहीं होगा, तो ठंडक मिलेगी। तो आप देख सकते हो लिक्विड से वेपर में जब जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पानी की ड्रॉपलेट्स की काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली, सराउंडिंग से लिया। तो उस सराउंडिंग से जब उसने एनर्जी लिया तो उस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है,
डाउन हो जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेना कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग इवेपोराइजेशन evaporization vapor vapor receive heat from surrounding surface surrounding medium या फिर surrounding medium which causes lowering in temperature which causes lowering in temperature। तो आप सराउंडिंग से अगर हीट ले लोगे, क्यों ले लोगे? क्योंकि आपकी पानी की ड्रॉपलेट की काइनेटिक एनर्जी पहले तो कम थी, पानी की ड्रॉपलेट से आप जब वेपर बनाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपने कहाँ से लिया? सराउंडिंग से लिया। यहाँ से देखो आपने हीट ले ली, तो यहाँ से जब हीट ली तो ये सराउंडिंग में क्या हो गया? कूलिंग हो गया, ठंडक मिल गई यहाँ पे। तो तभी तो देखो मटकी के ऊपर जो पानी की ड्रॉपलेट जब उड़ती है तो ये क्या करती है? पानी की ड्रॉपलेट जो मटकी का सरफेस है उस सरफेस से क्या करेगी? हीट ले लेगी। पानी की ड्रॉपलेट हीट लेके ये वेपोराइज हो जाएगी। तो जब ये हीट लेगी तो पानी की मटकी क्या होगी? कूल होगी और आपका पानी ठंडा होने लगेगा। तो ई वेपोराइजेशन से कूलिंग होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ई वेपोराइजेशन से जुड़े हुए बता देता हूँ। देखो ये ध्यान से समझना, ई वेपोराइजेशन से जुड़े हुए ये सारे पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट अभी हमने पढ़ लिया, ई वेपोराइजेशन कॉजेज कूलिंग। ये पॉइंट अभी पढ़ चुके हैं अपन। ई वेपोराइजेशन से ठंडक मिलती है, बिल्कुल मिलती है। अब नेक्स्ट लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ई वेपोराइजेशन। तो ई वेपोराइजेशन को अफेक्ट करने वाले कारण समझते हैं, यानी कि ई वेपोराइजेशन कैसे इंक्रीज हो सकता है। सबसे पहला, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अगर सरफेस एरिया लिक्विड का बढ़ता है, क्योंकि सरफेस से ही क्या होता है? इवेपोराइजेशन। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हम फैला देंगे उतना ज़्यादा इवेपोराइजेशन होने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, जो गीले कपड़े होते हैं। गीले कपड़े को अपन क्या करते हैं? ऐसे भेड़ा करके सुखा के आते हैं या फैला के सुखाते हैं? हम फैला के सुखाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो लिक्विड उसके अंदर स्टोर है हमारे कपड़ों के अंदर, वो फैल जाएगा। तो फैल जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन ज़्यादा हो जाएगी और हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो सबसे पहले सरफेस एरिया बढ़ाने पे इवेपोराइजेशन बढ़ता है, जिससे ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स। अगर मान लो कोई अनाज के दाने हैं और वो गीले हो गए हैं तो उनको सुखाने के लिए हम क्या करेंगे? फैला देंगे। ठंडी चाय है, एक मिनट, ठंडी चाय, अगर चाय गर्म है, मान लो गरम गरम चाय आई है, तो आप क्या करते हो? प्याली में उसको फैला देते हो। फैलाने से क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोराइजेशन बढ़ जाएगा, जल्दी से ठंडी हो जाएगी, आप पी लोगे, वरना आपको सुबुड़ सुबुड़ करके पीनी पड़ती है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अगर आप सराउंडिंग का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देते हो तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो गर्मी होती है, गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं कंपेयर टू सर्दी। सर्दी में थोड़ा लेट सूखते हैं, लेकिन गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं। इसका कारण क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। फ्रिक्वेंट वाटरिंग ऑफ प्लांट्स इज रिक्वायर्ड इन समर। और गर्मी में देखो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको बार बार पानी देना जल्दी आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जो भी पानी दोगे वो जल्दी से उड़ जाता है गर्मी में। वाटर रिमेन्स कूल इन अर्थन पिचेस ड्यूरिंग समर। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, जो पानी है मटके का वो ठंडा रहता है कब? गर्मी के दौरान। क्योंकि गर्मी में जितना ज़्यादा इवेपोराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा कूलिंग होगा। आपने देखा होगा मटकी के पानी का जितना ज़्यादा इवेपोराइजेशन होगा, इवेपोराइजेशन ज़्यादा कब होगा? जब हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो गर्मी ज़्यादा होने से मटकी का पानी और ज़्यादा ठंडा होता है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक इन्वेंशन था। ना बिजली लगी ना कुछ लगा, है ना। आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेगा मटकी में पानी और ज़्यादा ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोराइजेशन ज़्यादा तो कूलिंग ज़्यादा, मटकी का पानी और ठंडा। तो समर में और ज़्यादा ये ठंडा होता रहता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। और टेम्परेचर ऑफ लिक्विड का अगर हम इंक्रीज करें तो भी इवेपोराइजेशन ज़्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो चाय का गर्म कप होता है उसमें वेपर ज़्यादा फॉर्म होती है ऊपर, है ना। तो आप
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी वेपराइजेशन बढ़ेगा। फीलिंग मोर कोल्ड आफ्टर हॉट वाटर बाथ देन कोल्ड वाटर बाथ। अगर आप हॉट वाटर बाथ लेते हो, हॉट वाटर बाथ, और तुरंत बाहर आओगे, जैसे आप देखना आपका घर में एक तो नीचे कुंडी वाला पानी होगा और एक ऊपर सिंटेक्स वाला पानी होगा। सिंटेक्स वाली पानी से नहा के देखना शाम को, गर्म पानी से। जैसे ही आप बाहर आओगे, क्योंकि आपके बॉडी के ऊपर क्या है, गर्म पानी की फिल्म है, तो गर्म पानी की फिल्म क्या होगी, वो इवेपराइज होगी। गर्म पानी तो जल्दी से इवेपराइज होगा, जल्दी से इवेपराइज होगा तो आपको ठंडक लगेगी अगर आप गर्म पानी से नहाओगे। लेकिन आप ठंडे पानी से नहा के देखना, ठंडे पानी से यानी कि जो नीचे कुंडी वाला पानी होता है स्पेशली ठंडा होता है, या फिर मटकी का पानी शाम को बचा हुआ हो तो उसको बाल्टी में डाल के नहा के देखना। आप देखोगे कि जब आप बाहर आते हो तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, ना कि ठंड लगेगी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी क्या हो गया, स्लो ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन अगर है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ई वेपराइजेशन डिक्रीज होता है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, अगर पानी की ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जैसे रेनी सीजन जब होता है, बारिश का मौसम होता है, तो ऑलरेडी पानी की बहुत सारी बूंदें हमारे मीडियम में, हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है। उस समय कपड़े सूख नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ह्यूमिडिटी है इवेपोराइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी, इवेपोराइजेशन डिक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोराइजेशन डिक्रीज हो जाता है। तो जो गीले कपड़े हैं वो रेनी सीजन में थोड़ा मुश्किल से सूखते हैं। वाटर डज नॉट कूल वेल इन अर्थन पिक्चर्स इन रेनी सीजन। और जब बारिश का मौसम आए तो आप देखना घड़े का पानी जो है वो इतना ज़्यादा ठंडा आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ नोट करना है ना। अर्थन पिक्चर्स यानी कि घड़े का पानी डज नॉट कूल वेल इन अर्थन पिक्चर रेनी सीजन। इंक्रीज इन विंड स्पीड, और विंड स्पीड जब बढ़ती है तो वेपराइजेशन भी बढ़ता है। वन फील्स कंफर्टेबल अंडर मूविंग फैन इन समर। जैसे अगर विंड स्पीड बढ़ती है तो इवेपराइजेशन बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा कि पंखा तेज चलाते हैं तो इवेपराइजेशन की रेट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंड स्पीड बढ़ा रहे हैं। विंड स्पीड बढ़ाते हैं तो भी इवेपराइजेशन बढ़ता है। रैपिड ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स ऑन विंडी सीजन, अगर हवा बहुत तेज चलती है तो आप कपड़े सुखो के देखना बहुत जल्दी सूख जाएंगे। कूलिंग कॉज बाय डेजर्ट कूलर्स इन हॉट समर्स, और हॉट समर्स में जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं, जो हम कूलर्स यूज करते हैं, उनसे जो कूलिंग होती है वो भी वेपराइजेशन का ही फिनोमिना होता है। क्योंकि वहाँ पे हम विंड स्पीड बढ़ा देते हैं तो इवेपराइजेशन बढ़ जाता है। इवेपराइजेशन बढ़ता है तो पानी जो कूलर का होता है ठंडा हो जाता है और हमें ठंडी हवा मिलने लगती है। तो ये था हमारा ई वेपोराइजेशन। तो आई होप आपको ई वेपोराइजेशन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और यहीं पे भी इस लेक्चर के साथ आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी फिनिश हो जाता है। तो ई वेपोराइजेशन आपको समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। क्लियर है? बताओ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, तो आज की क्लास का टाइम हो गया, आज के लिए इतने रखते हैं। यहाँ से आगे अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।